नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 और इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक ये अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। तो बड़े बच्चे ध्यान से सुनना है आपको अभ्यास को और समझना है एक एक क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, यानी ऊन प्राप्त नहीं होती है। किससे प्राप्त नहीं होती है बच्चों ऊन? बताइए। ऊन जो है हमें किससे प्राप्त नहीं होती है? देखिए, ऊन हमें भेड़ के बालों से भी मिलती है, याक के बालों से भी मिलती है, ऊँट के बालों से भी मिलती है, लेकिन जो नहीं मिलती वो किससे नहीं मिलती है हमें? लंगूर के बालों से। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा हमारा लंगूर के बाल। यानी लंगूर के बालों से हमें जो है ऊन प्राप्त नहीं होती बच्चों। कृत्रिम रेशा है, बताइए कृत्रिम रेशा कौन सा है? ऐसा रेशा जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम रेशा कहते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। जैसे रुई जो है यहाँ पर बच्चों, रुई किससे प्राप्त होती है? कपास से। तो ये तो एक प्राकृतिक रेशा है। जूट किससे प्राप्त होता है? पटसन से, ये भी प्राकृतिक रेशा है। फ्लैक्स भी प्राकृतिक रेशा है बच्चों। इसके अलावा नायलॉन ही एक ऐसा रेशा है जो क्या है? मानव निर्मित रेशा है। इसका मतलब यहाँ जो सही उत्तर होगा इसका वो क्या होगा? नायलॉन। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, कपास द्वारा निर्मित, ठीक है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। यानी कपास द्वारा कौन सी चीज़ ऐसी है जो कपास से बनाई जाती है? कपास जो होता है बच्चों, जो है कपास से रुई बनती है, और रुई से क्या बनेगा? बोरा तो बनेगा नहीं, रस्सी बनेगी नहीं, डलिया बनेगी नहीं, तो कागज़ बनेगा। क्या बनेगा? कागज़। ठीक है, तो कपास से हम कागज़ का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है आगे देखिए, एकल धागे से एकल धागे से वस्त्र निर्माण। एकल धागा मतलब एक धागे से कौन वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बंधाई। जैसे कि हम घरों में जो है दिया, जो क्या उसको क्या बोलते हैं, सिलाइयों की मदद से जो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? स्वेटर को बुनने का काम करती हैं हमारे घर में तो उसको बंधाई, ठीक है, तो बंधाई कहा जाता है। ठीक है, एक ही धागा होता है इसमें ऊन का, और उसी से क्या करते हैं? स्वेटर बनाए जाते हैं, है ना। तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, टोपे बनाए जाते हैं। तो एक धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? बंधाई कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बंधाई और बुनाई में थोड़ा सा अंतर है। बुनाई में होता है 2 धागे से बनाए जाते हैं वस्त्र, और बंधाई में एक धागे से। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको अंतर बता देता हूँ, ऐसे याद रखना। देखिए, बंधाई और बुनाई ये दोनों के दोनों बा से शुरू होते हैं, और छोटी बड़ी जो है लास्ट में है। अब आप याद कैसे रहेंगे कि एक धागे वाला कौन सा है और 2 धागे वाला कौन सा है? तो ये तो एक धागे का, ये 2 धागे का, लेकिन याद कैसे रहेगा? तो आप याद ऐसे रखना है आपको कि जो यहाँ पे जो बा है इसमें ऊ की मात्रा दे रखी है, छोटे ऊ की। तो यहाँ ऊ की मात्रा का मतलब इसको मान लीजिए 2, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसमें 2 शब्द मान लीजिए हैं। तो ये 2 से मिलके बना है, एक तो ई से मिलके बना है और एक बा से। तो इस प्रकार से याद रखना है कि बुनाई का मतलब 2 धागे और बंधाई में 1 धागा। ठीक है, इसमें बा में मात्रा नहीं लगा रखी है, अंक की बिंदी लगी हुई है। समझ में आ रहा है? इस तरह से याद कर लेते हैं हम लोग, और हमें याद बना रहता है काफ़ी दिनों तक, भूलते नहीं हैं हम, रिवीजन करने में आसानी रहती है। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने बच्चों गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमको करना है। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत कथन का चिन्ह लगाना है हमको। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए धागे की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। भाई सही बात है, धागों से ही तो वस्त्र बनेंगे, बुनाई होगी या बंधाई होगी, तो बिल्कुल सही जवाब। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। देखिए तंतु जो होते हैं वो धागों से मिलके नहीं बनते, उल्टे धागे तंतु से मिलके बनते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुष्प जब उसमें निकल आते हैं पटसन के पौधे के अंदर, तब उसको हम काट लेते हैं। तो ये भी एकदम आपका सही उत्तर है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। देखिए रेशम का धागा, हम इसको बोलें कि रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। लेकिन रेशम का धागा ना कह के हम इसको कह सकते थे रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो धागा तो बनाया जाता है बाद में, लेकिन फिर भी ये इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि उसी से ही, कोकून से ही रेशम के धागे बनाए जाते हैं बाद में। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है बच्चों। कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। एक मिनट, कैसी मिट्टी होती है? एक मिनट, चल नहीं रहा है पेन थोड़ा सा सही, एक मिनट रुक जाइए। कैसी मिट्टी सही होती है? काली मिट्टी। हाँ एक मिनट, कौन सी मिट्टी सही होती है बच्चों? कपास के लिए होती है काली मिट्टी, और जो हमारा पटसन होता है उस पटसन के लिए हमारे पास जलोढ़ मिट्टी सबसे उचित मिट्टी होती है। तो यहाँ पर जो हम यदि देखेंगे तो कपास के लिए जो हमारी मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो यहाँ पे दे रखा है बलुई मिट्टी, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको रिक्त स्थान अब करवाने हैं। देखिए पादप रेशे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा पादप रेशे डैश और डैश हैं। देखिए पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। तो पौधों से कौन से प्राप्त होते हैं? एक तो कपास, यानी कि ऊन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। और कपास यानी कि कपास जो होता है, जैसे कपास जो है उसी से रुई बनती है, बनती कि नहीं बनती? तो कपास एक तो पादप रेशा है, दूसरा और कौन सा है? रेशम, क्योंकि रेशम के कीट से हम लोग क्या करते हैं? रेशम के कीट से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, रेशम के कीट से रेशम के कोकून बनते हैं, और कोकून से ही हमको रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, और इस प्रकार से कपास और रेशम नहीं, सॉरी, यहाँ पर हमारा कपास, यहाँ पर बात हो रही थी पादप रेशों की बच्चों। अब बताइए, पादप रेशे तो कपास तो है, लेकिन क्या रेशम पादप रेशा है? नहीं, ये गलत हो गया हमारा। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको सही करना है। इसलिए हम कोई चीज़ गलत होती है तो उसको एज इट इज़ नहीं उतार लेना है, कर लेना है, समझना है कि क्या जो हमें समझाया जा रहा है वो गलत तो नहीं है। ठीक है, यही हमको अपने अंदर क्षमता का विकास करना है कि कोई चीज़ यदि कहीं लिखी है तो हम पहचान सकें कि कहीं गलत तो नहीं हो रही। तो हमें पता है कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो समझ गए होंगे कि सर ने ये गलत बता दिया। तो पौधों से प्राप्त होने वाले, एक तो कपास हो गया बच्चों, और दूसरा क्या हो गया? जूट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? जूट, जो पटसन से हमें प्राप्त होता है। तो रुई हमें कपास से, और जूट जो है पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। तो इन दोनों में यदि आप भरेंगे तो पादप रेशे कौन कौन से हो गए? यहाँ पर हमारे आप रुई भर सकते हैं, और यहाँ पे क्या भर सकते हैं? जूट। जूट भी होता है जो कि पटसन से प्राप्त होता है। ठीक है, और पादप के नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए डैश और डैश जंतु। अब जंतुओं की बात कर रहा है तो जंतु में आप सबसे पहले तो रेशम ही लिखिए। ठीक है, रेशम हो गया। और दूसरा कौन सा है बच्चों? जंतु रेशा ऊन, भेड़ से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है।
ऊँट से भी प्राप्त होता है, तो दूसरा ऊन हो गया, ठीक है ना। कपास के बीज से डैश प्राप्त किए जाते हैं। देखिए कपास के बीज से जैसे देखिए हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कपास के बीज से हम रुई प्राप्त करते हैं, यानी कपास के बीज से कपास के रेशे प्राप्त करते हैं और उन्हीं से रुई बनती है, ठीक है। और दूसरा कपास के बीजों से हम तेल भी निकालते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बिनौले होते हैं, कपास के बीजों को क्या कहते हैं, कपास के बीजों को हम बिनौला कहते हैं, और उन्हीं बिनौलों से हम क्या निकालते हैं, तेल भी निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है तेल भी होगा। और यहाँ पर कपास के बीज से तेल निकाला जाता है, क्योंकि देखिए कपास के बीज बच जाते हैं और कपास के बीज के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं होती हैं, ठीक है, बीज होते हैं 4 और उन्हीं 3-4 बीज निकलते हैं। इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, जब कपास का पौधा हम लोग लगाते हैं तो कपास के पौधे को लगाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें मिट्टी की, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात, जो हमारी काली मिट्टी होती है उसमें नमी को अंदर बनाए रखने की क्षमता होने के कारण काली मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है कपास के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कपास के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा, बसंत ऋतु से पहले इसको बोया जाता है खेतों में, और लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है और इसमें क्या होते हैं, हरे भरे फूल से ये भर जाती है, ठीक है। और ये नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देते हैं, ठीक है। और यही फल के अंदर 3 से 4 क्या होते हैं, बीज होते हैं। और 3 से 4 जो बीज होते हैं, और ये जो बीज होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज यानी कि बिनौले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनौले। ये ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कपास जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो बीज से प्राप्त किया जाता है और इसे बोलते हैं बिनौले, ठीक है। तो बिनौले के अंदर 3 से 4 बीज होते हैं और उन्हीं बीज के ऊपर बच्चों बहुत सारा सफ़ेद सफ़ेद सी संरचनाएँ अनेक सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। और जब ये फल पक जाता है, ठीक है, फल जो किसका, कपास के पौधे का जो फल होता है, ये जो फल है जब ये पक जाता है तो पकने के बाद क्या होता है, दुनिया भर की सफ़ेद सफ़ेद सी संरचनाएँ नज़र आने लगती हैं। और यही संरचनाएँ जो होती हैं जब सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती हैं पूरे खेत में, तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं यहाँ पर बर्फ़बारी तो नहीं हुई, यानी कि पूरी की पूरी सफ़ेद सफ़ेद से ढक जाते हैं खेत। और ऐसा दिखने लगता है कि जैसे बर्फ़ गिरती है ना, तो बर्फ़ गिरते समय लगता है कि पूरी जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाती धरती, उसी तरह के कपास के खेत भी लगते हैं। तो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे कपास के बीज से तेल निकाला जाता है और कपास के बीजों को कपास के रेशों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि क्या करना, कपास के गोलक, यानी ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो मैंने आपको बताया कि जो बीज जब उसका फल फट जाता है कपास का, तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दुनिया भर की संरचना नज़र आने लगती है, इसको गोलक बोलते हैं हम लोग, कपास के गोले यानी कपास के गोलक। और फिर इनको आदमी निकाल लेता है खेतों से, या फिर इनमें से बीज अलग कर देता है। और इसी बीज अलग करने की प्रक्रिया को, पृथक करने की प्रक्रिया को किससे कपास, हाथों से कपास के बीजों को पृथक करने की, यानी जो कपास के गोलक होते हैं उनसे कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊटन कहलाती है, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम रिक्त स्थानों पे, तो मैंने आपको कपास के बारे में थोड़ा इसलिए बता दिया क्योंकि कपास के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी प्रश्न होते हैं ये जो हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। कपास के बीज से डैश प्राप्त किया था, इसी तरह कपास के बीजों से हम जो बीज बच जाते हैं उन्हीं बीजों से तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है। डैश के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए किसके तने से जूट के रेशे प्राप्त किए, बताइए, पटसन का तना होता है और उसी पटसन के तने को हम जूट के रेशे प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं आपको।
तो कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। पानी में पटसन के तने को गलना या गलाना को क्या कहते हैं? पानी में पटसन के तने को गलना या गलाना, नहीं गलाते हैं ना, पटसन के तने को काट लेते हैं जब वो पुष्प अवस्था में होता है, और उसको काटने के बाद पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो सड़ जाए और उसके बाद उसमें से हम आसानी से जूट के रेशे निकाल सकें। तो पानी में पटसन के तने को गलने को क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिंग। क्या बोलते हैं? पटसन की रेटिंग। ध्यान रखिएगा, इसको पटसन की रेटिंग कहा जाता है। आगे, कपास गोलकों से कपास के बीजों को निकालना मैंने अभी बताया था आपको, इसको कपास का ओटना कहते हैं। ठीक है। 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। बा के ऊपर ऊ की मात्रा तो बुनाई। तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है? कताई। ठीक है। और एकल धागे से बंधाई। ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई? सही जोड़े हमने बना दिए हैं। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ रेशे दिए गए हैं, उनको हमने उनका पृथक्करण करना है। निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। तो देखिए 2 तरह के रेशे हमने आपको बताए थे, उनको हम यहाँ बताते हैं आपको। देखिए 2 तरह के रेशे जो होते हैं हमारे बच्चों, रेशे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये हो गया रेशे। एक होते हैं बच्चों प्राकृतिक रेशे, और एक होते हैं मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशे। ठीक है। अब प्राकृतिक रेशे में 2 हो गए बच्चों, एक होते हैं पादप रेशे और एक होते हैं जंतु रेशे। ठीक है। और मानव निर्मित में तो आपको दुनिया नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, टेरिलीन, इस तमाम तरीके के संश्लेषित रेशे होते हैं, उन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा है तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया संश्लेषित लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ जाएं। तो रेशे प्राकृतिक होते हैं बच्चों और मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे पादप और जंतु होते हैं, और हमें यहाँ बांटना, हमें यहाँ के पादप रेशे छांटने हैं, जंतु रेशे छांटने हैं और मानव निर्मित छांटने हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें रेशे दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखना है। नायलॉन कैसा एक रेशा है, ये आपका फैक्ट्री में बनाया जाता है मनुष्यों के द्वारा। तो ये कौन सा रेशा है बताइए? ये आपका मानव निर्मित यानी कि संश्लेषित रेशा है। क्या है? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। ये देखिए, ये जूट किससे प्राप्त करते हैं? पटसन से। तो ये आपका पादप रेशा है। ऊन किससे प्राप्त करते हैं बताइए? ऊन प्राप्त करते हैं हम किससे? भेड़ बकरियों से, भेड़ से, और इसके अलावा आपका ऊँट से, याक से। तो ये आपका क्या होगा? जंतु रेशा हो गया। रुई कपास के पौधे से करते हैं, तो रुई आपका क्या हो गया? रुई क्या हो गया बच्चों? रुई हम कपास से लेते हैं, तो ये पादप रेशा हो गया। रेशम किससे लेते हैं? रेशम कीट से, उसके कोकून से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा रेशम जो है ये भी हमारा जंतु रेशा हो गया। फ्लैक्स भी क्या है? ये भी एक तरह का रेशा होता है, और ये भी हमारे प्राकृतिक रेशे में ही आता है, यानी एनिमल यानी कि जंतु रेशे में आता है। पॉलिस्टर जो है वो मानव निर्मित। तो मानव निर्मित इसमें 2 हैं, एक नायलॉन, एक पॉलिस्टर। और ये जितने भी बीच में बने हुए हैं ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं, और इसमें से ऊन, ठीक है, रेशम और फ्लैक्स, यानी ऊन, रेशम और फ्लैक्स। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे ऊन, ठीक है,
रेशम और फ्लैक्स, ये तो हो जाएंगे आपके कौन से, जंतु। और पादप में कौन से हो जाएंगे, जूट, रुई, ठीक है। और इसके अलावा मानव निर्मित में कौन से हो जाएंगे, मानव निर्मित में नायलॉन और पॉलिस्टर। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो ये पॉलिस्टर और नायलॉन मानव निर्मित हो गए। जूट, ऊन जो है वो आपके, जूट और रुई, जूट जो है वो और रुई आपका क्या हो गया, पादप रेशे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको छांट के लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको समझाया है कि रुई जो है वो कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है, लेकिन कपास के कौन से पौधे से, कपास के जो कौन से भाग से की जाती है, बताइए। बहुत सारे भाग होते हैं ना पौधे के, उसमें आपका जो है फल भी होता है, फूल भी होता है। तो कपास में से जो रुई है वो कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है, लेकिन कौन से भाग से, मैंने आपको बताया था उसका एक फल होता है और उस फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, उन्हीं बीजों से प्राप्त की जाती है। तो ये पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है, पौधे के बीज से। कपास के जो पौधा होता है उसके बीज से। जूट, जूट जो है तने से प्राप्त किया जाता है, किससे, तने से। और रुई, रुई हमारा किससे किया जाता है, बीज से, ठीक है। आगे देखिए, पटसन के तने से जूट के रेशों को किस प्रकार पृथक किया जाता है। अब पटसन के तने से जूट के रेशे कैसे पृथक किए जाते हैं, ये किताब में आपके लिखा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको आपने पढ़ लेना है और उसी को लिख देना है। पटसन के रेशे देखिए, यहाँ पे ये रहा पटसन। अब करा पटसन से जूट के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना क्या है, फसल की कटाई के पश्चात, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यह पहली लाइन ये लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं और पत्तियों की सफाई करने के बाद जो तने होते हैं उनको बंडलों में बांधकर तालाब या किसी स्थान पर रुके जल में डुबोकर रखते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या किया, पटसन की हमें कटाई कब करनी है, पटसन की जब वो पुष्पन अवस्था में हो, क्योंकि उस समय क्या होगा, उसमें जो रेशे निकलेंगे वो लचीले और मजबूत जूट के रेशे निकलेंगे। जब हमने इसको काट लेंगे, काटने के बाद क्या होगा, देखिए ये पटसन है, काटने के बाद इसकी शाखाओं और पत्तियों की सफाई करेंगे और फिर उनको हम बंडल बना के तालाब या किसी रुके हुए पानी में डाल देंगे। जब हम डाल देते हैं तो 4 से 5 दिन तक ये जब ये डले रहेंगे तो ये क्या होंगे, इसके जो मुलायम बाल होंगे, जो भाग होते हैं मुलायम वाले भाग तने के, वो गल जाएंगे। और ये गलते कैसे हैं बच्चों, क्योंकि जल में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु जो हैं इसको गलाने का कार्य करते हैं, और इसी प्रक्रिया को पटसन की रेटिंग भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये हम कैसे रेशों को प्राप्त कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले उनको काटा पुष्पन अवस्था में, उसके बाद उनको बांधा सफाई करके और फिर पानी में रख दिया। 4 दिन के बाद हम उनको निकालेंगे, और निकालने के बाद उनको क्या करेंगे, पीटा जाएगा। उनको क्या किया जाएगा बच्चों, झटका देकर पीटा जाएगा गले हुए,
और उसके बाद क्या हो गए, तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। यानी जब उसको कूटोगे आप, पीटोगे, तो उसमें अपने आप दुनिया भर के रेशे आपको नज़र आने लगेंगे। और ये रेशों की लंबाई लगभग 6 से 8 फीट लंबे और पीले रंग के होते हैं, हल्के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं और चिकने भी होते हैं ये। ठीक है, और कपास के रेशों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। तो आपको इसको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ मान लीजिए आपने पटसन की खेती की, और पटसन की खेती करने के लिए आपको किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत है और उसकी खेती कब आप करेंगे, उसको कब काटेंगे, ये आप अपने दिमाग में इस तरह से बिठाना है कि आपने जैसे खेती करनी है इसकी। और इसको हम पटसन के पौधे को सनई भी कहते हैं। ठीक है, और तो इसके लिए जो है ज़रूरी है जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और 8 से 10 फीट ये लंबे होते हैं। तो पुष्पन अवस्था में लगभग जो है 1 से 2-3 महीने के अंदर इसमें फूल आ जाते हैं। 3 महीने लगभग लगते हैं इस फसल को तैयार होने में। तो ये सब तैयार किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस प्रकार से हम पटसन से जो है जूट के रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और इन्हीं जूट के रेशों से क्या क्या बनाया जाएगा, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी आदि बनाए जाते हैं। और आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियां भी मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमें अपनी किताब की सहायता से ही इनको निकालना है, और सबसे बड़ी चीज़ इनको समझ लेना है, क्योंकि रट्टा मारने से बच्चों कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाएंगे हम। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है। देखिए रेशों से धागा बनाया जाता है, और धागा बनाने की प्रक्रिया ही कताई कहलाती है। यदि रेशों से धागा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, क्या हम वस्त्र बना पाएंगे, हम वस्त्र नहीं बना पाएंगे, यानी कपड़े नहीं बना पाएंगे। जब तक कपड़ा कब बनेगा, जब धागा बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई इसलिए आवश्यक है क्योंकि कताई, देखिए यहाँ पे आपको मैं आपकी किताब में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कताई आपका कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले आप कताई क्या है, रेशों से धागा बनाने में रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, और ऐसा करने में रेशे आसपास में आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखिए रेशों के धागे, यानी रेशों से धागा बनाने में क्या करना है। देखिए रुई है आपके पास, घर में रुई होती है। आप क्या करते हैं, कुछ रुई लेते हैं और उस रुई से आप धीरे धीरे उसको ऐंठ ऐंठ के क्या बना देते हैं, उसको पतला सा धागा बना देते हैं। और उसी का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, जब मंदिर के अंदर हमें जोत जलानी होती है तो उसी रुई को धागा बना के हम जोत के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों हम कताई कहते हैं। यानी आप घर में जो डेली करते हो, जब पूजा पाठ करते हो, तो आप ये कताई की प्रक्रिया डेली करते हो, क्योंकि आपको रुई है आपके घर में, और रुई हमें कपास के पौधे से प्राप्त हुई। तो यही जो रुई है, इस रुई से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, ऐंठ ऐंठ कर, उसी को कताई कहा जाता है। यदि हम धागा नहीं बनाएंगे तो क्या बताइए, इसको हाथों से किया जाता है, तकली से किया जाता है। ठीक है, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। इसके अलावा चरखे के द्वारा भी हम इसका कताई का काम किया करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब आजकल मशीनों से होता है बड़े स्तर पे। तो कताई करना इसीलिए आवश्यक है ताकि हम धागे बना सकें, रेशों से धागे। यदि रेशों से धागे नहीं बनेंगे तो कपड़े नहीं बनेंगे, फिर कपड़ों से वस्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, रेशे से धागा बनेगा, इसी को बच्चों कताई बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद धागे से कपड़ा बनता है, और उसके बाद वस्त्र बनता है। देखिए यहाँ जो धागा बनता है, इसकी रील बनाई जाती है, इसी को रीलिंग भी बोलते हैं, यानी रीलिंग बनाना। बड़ी बड़ी छोटी छोटी रील्स में धागे को लपेटा जाता है, फिर मशीनों पे लगा के उन्हीं से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। फिर उन कपड़ों को, बड़े बड़े कपड़ों के जो थान होते हैं, उनको काटा जाता है मशीनों के द्वारा,
और काट के उनको फिर दुकानों में भेजा जाता है और फिर उन्हीं को हम लोग ख़रीदते हैं और दर्जी के पास लेके जाते हैं उस कपड़े को और फिर उसी से हम वस्त्र बनवाते हैं। तो कपड़े और वस्त्र में एक अंतर सबसे बड़ा है। कपड़े क्या होते हैं, इनके थान होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उन्हीं से फिर हम दर्जी के पास जब जाते हैं तो उनसे हम अपने वस्त्र बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, वस्त्र बनवाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना, इसको समझना है आपको सारी चीज़ों को। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, समझ में आ गया आपको कताई क्यों करनी चाहिए। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को समझाइए। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को समझाइए। देखिए कपास से सूती वस्त्र बनाने हैं तो मैंने जो अभी आपको पूरी प्रक्रिया बताई वही करना है। कपास से सूती वस्त्र बनने के लिए सबसे पहले कपास से क्या करना पड़ेगा हमें, कपास के जो बीज होते हैं जिन्हें बिनौले बोलते हैं उनसे, और उन्हीं बिनौलों, कपास के बीज के जो बिनौले होते हैं, यानी कि कपास का पौधा है मान लीजिए ये, और इसी पे फल लग गया और इसी फल, ये हरे रंग के फल जो है कुछ समय बाद फट जाते हैं और इनके अंदर 3-4 बीज होते हैं और इन्हीं बीजों पे बहुत सारे रेशे होते हैं। जब ये फटेगा तो ये रेशे नज़र आने लगेंगे, ठीक है। जब ये रेशे बहुत सारे होंगे तो इन्हीं को बीन लिया जाता है हाथ से, फिर इनको अलग कर दिया जाता है। और अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम जब बीजों को कपास से अलग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए, आप लोग जानते हैं बच्चों। गोलकों को कपास से अलग करने को हम कपास का ओटना कहते हैं, यानी कि कपास को कपास के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। तो यहाँ पे ओटना भी करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी कपास से हम धागे बनाएंगे। धागे मशीनों के द्वारा बनाए जाएंगे और फिर धागे बनाने के बाद क्या होगा, धागे बनाने के बाद इसमें धागे बनाने के बाद क्या होगा, फिर हम इसके कपड़े बनाएंगे और कपड़े बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है यही सारे प्रक्रम यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई थी वही प्रक्रिया यहाँ चलेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे, तंतु, कपास के तंतु होते हैं और उन तंतुओं से क्या बनेगा, तंतुओं से धागा बन जाएगा बच्चों, और उसी धागे से क्या बन जाएगा, कपड़ा, और उसी कपड़े से क्या बन जाएगा, उसी कपड़ों से वस्त्र बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो तंतु है ये कैसे प्राप्त किया जा रहा है वो मैंने आपको समझा दिया, कपास ओटना विधि के द्वारा। कपास ओटना विधि के द्वारा, और ये कपास ओटना मैंने आपको बता दिया, 2-3 बार समझा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, पहले भी समझाया है, ठीक है। यही सब प्रक्रिया इसमें इस्तेमाल होगी। आगे देखिए, कपास तथा जूट के रेशों के 2-2 उपयोग लिखिए। कितना आसान सवाल है। कपास के 2 उपयोग बताइए। क्या बनाया जाता है कपास से, कपास से बच्चों रुई बनती है। अब रुई से क्या क्या बनाओगे बताइए। रुई जो है गद्दों में भरी जाएगी, रज़ाइयों में भरी जाएगी, तकियों में भरी जाएगी, है ना, रुई का इस्तेमाल हो रहा है। और सूती कपड़े बनेंगे इसके, सबसे बड़ी चीज़ सूती कपड़े। और क्या बनेगा, सूती कपड़े बनेंगे नहीं बनेंगे, चादरें बनेंगी, बनेंगी, पर्दे बनेंगे। बहुत सारे उपयोग हैं कपास के रेशों के। जूट से क्या क्या बनता है बताइए। जूट के रेशों से क्या बनेगा, बोरा बनेगा भैया, है ना, बनेगा नहीं बनेगा बोरा, डलिया बनेगी, रस्सी बनेगी, रस्सी बना लो, डलिया बना लो, ठीक है, टाट पट्टी बना लो। ये सब चीज़ें बनती है हमारे स्कूल में। टाट पट्टी इस्तेमाल होती है, जूट के बोरे इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब किसके बने हुए हैं भाई, जूट के बने तभी तो जूट के बोरे बोले जाते हैं। और जूट किससे प्राप्त किया जाता है, पटसन के
पौधे से, पटसन का पौधा, उसको सनई का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये पूरा मैंने आपको अभ्यास करवा दी है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्य है, इसको आप करिएगा। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा उनकी सूची बनाइए। देखिए आपके आसपास में किस प्रकार के वस्त्र लोग पहनते हैं, वो किस रेशे के बने हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन से रेशों से बनी हुई हैं। तो उसको बना के अपनी अभ्यास तालिका में लिखिएगा और उसको कीजिएगा। देखिए मैंने ये पढ़ा दिया है आपको पूरा चैप्टर बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना। बहुत ही आसान चैप्टर है। तंतु से रेशों, तंतु से वस्त्र तक, इसका नाम ही है तंतु से वस्त्र, है ना। तो तंतुओं से शुरुआत की थी और इसमें मेन हमने कपास के बारे में पढ़ा और दूसरा जूट के बारे में पढ़ा। तो 2 रेशों के बारे में हम इसमें पढ़ चुके हैं। और इसके बारे में यदि आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। इस वीडियो को देखिए, समझिए, इसको आप शेयर कीजिए और बच्चों के बीच में, ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।